स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले क्लास में हम लोगों ने कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग कर्नाटक के दूसरे और तीसरे युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में यूरोप में फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया जो है अंग्रेज जो आपस में लड़ रहे थे, इस वजह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। लेकिन कर्नाटक का दूसरा युद्ध इसका बैकग्राउंड जो है भारत में ही तैयार होता है। भारत के दक्षिण में दो राज्य स्टेट हैं जो उस समय के, एक तो निजाम हैदराबाद के निजाम थे और दूसरा कर्नाटक था। तो हैदराबाद के निजाम जो है उसमें भी उत्तराधिकार को लेकर लड़ रहे थे और कर्नाटक में भी उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई थी। तो इसमें ही अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है शामिल होते हैं और इन लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना युद्ध लड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से लेकर 1755 के बीच लड़ा गया था। इसकी बैकग्राउंड जो है भारत में निर्मित हुई थी। 1748 में 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क का निधन हो जाता है। इसके दो पुत्र थे। एक का नाम थे मुजफ्फर जंग, दूसरे का नाम था नासिर जंग। मुजफ्फर जंग को जो है उसे मुगल के जो बादशाह थे, उन्होंने इसको नवाब घोषित कर दिया। ठीक है। ये बात जो है नासिर जंग को पसंद नहीं आई और इसने विरोध किया। लेकिन इसकी नासिर जंग की बात जो है सुनी नहीं जाती है और मुजफ्फर जंग जो है हैदराबाद का निजाम बनता है। तब नासिर जंग ने अंग्रेजों के पास जाता है और मुजफ्फर जंग को हटाने के लिए इनसे सहयोग मांगता है। बदले में मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों के पास जाता है और ये जो फ्रांसीसी के साथ हो लेते हैं। कर्नाटक में क्या स्थिति है उसको भी आज समझ लेते हैं यहीं पर। कर्नाटक में नवाब है इस समय अनवरुद्दीन, और वहीं पे एक और व्यक्ति है चंदा साहब। चंदा साहब कौन सा व्यक्ति है? वहाँ पे कर्नाटक में एक नवाब होते हैं, उनका नाम होता है दोस्त अली। तो ये भूतपूर्व रहते हैं, इस अनवरुद्दीन से पहले नवाब रहते हैं। इनका दामाद होता है चंदा साहब। ठीक है। तो चंदा साहब और अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक में अपने अपने वर्चस्व को लेकर लड़ रहे हैं। अनवरुद्दीन को अंग्रेजों का साथ मिलता है और चंदा साहब को फ्रांसीसियों का। इसी क्रम में जो है एक युद्ध लड़ी जाती है कर्नाटक में, उसको अंबुर का युद्ध कहते हैं। 1749 में होता है ये युद्ध, याद रखेंगे डेट, 1749 में। इसमें क्या होता है कि डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि करता है और कर्नाटक के नवाब जो उसमें अनवरुद्दीन पर हमला कर देता है। इस आक्रमण में अनवरुद्दीन मारा जाता है और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग निकलता है। इस युद्ध में जो है डुप्ले का विजय होता है और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं डुप्ले उस समय जो फ्रांस का जो है गवर्नर था, अब वो एक किंग मेकर की भूमिका में आ चुका था। और इसने क्या किया था, कूटनीतिक रूप से चंदा साहब और मुजफ्फरजंग से संधि कर लेता है और वहां पर कर्नाटक के नवाब पर हमला करता है और उनको मार देता है और कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो जाता है। अगर आप अभी देखेंगे कर्नाटक जो है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। तब उस समय जो 1700 जो आप देख रहे हैं 1749 का समय था, तब ये नहीं था। ठीक है ना। कर्नाटक तब इस क्षेत्र को कहा जाता है जो मैंने रेड कलर में घेर रखा है। ठीक है। अगर ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो इस मैप में आप देख रहे होंगे, ये जो है ये कर्नाटक का एरिया है। आप यहाँ देख रहे हैं हैदराबाद है। हैदराबाद में कौन थे? निजाम थे। और ये जो है उत्तरी सरकार है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी तट है, इसको उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। ठीक है।
अगर आप मैप में देखेंगे तो इसको एक बार पॉज़ करके ज़रूर से आप लोग देखें। निज़ाम जो है, ये जो देख रहे हैं हरा हरा कलर में, यहाँ पर रहते थे। यहाँ हैदराबाद को मैंने घेर रखा है। और यहीं जो है सेंट डेविड है। मद्रास यहाँ दिख रहा है, ये वाला एरिया। सेंट थॉमे है, ठीक है। यहीं आप देख रहे हैं तंजौर है। यहाँ पर चित्रानपल्ली है। आरकाट हो गया आपका। अंबुर जो अभी आपने देखा था, अंबुर का युद्ध जो है 1749 में लड़ा जाता है। एरिया वेल्लोर हो गया, वेल्लोर के पास में ही अंबुर है, ठीक है। तो ये सारे नाम जो है एक एक करके आपके पास आगे आते रहेंगे, तो मैप में आप लोग क्लियर बने रहें। क्योंकि कर्नाटक का एरिया जो मैंने रेड एरिया से घेर रखा है पूरा, यही है, ठीक है। तो सारा युद्ध जो है यहीं पे लड़ा जा रहा है अभी। अंग्रेजों ने हैदराबाद के नासिर जंग को कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। अब जो है यहाँ पे क्या करा कि नासिर जंग जो है 1750 में कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है और मुजफ्फर जंग को बंदी बना लेता है। लेकिन डुप्ले जो है यहाँ भी नीति अपना चाल चलता है और नासिर जंग का जो सेनाधिकारी है उनको घुस देता है और नासिर जंग की हत्या भी करवा देता है। नासिर जंग की हत्या हो जाती है, लेकिन मुजफ्फर अब उस पद पर जो है आसीन हो, अब नवाब बने, उसके पूर्व इसकी भी हत्या हो जाती है। ऐसे में नासिर जंग के छोटे भाई जो है सहलावत जंग है, इनको हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी जो है डुप्ले है, वो भी अभी किंग मेकर की भूमिका में है और सहलावत जंग को ये हैदराबाद का नवाब बनाते हैं। 1751 में सैंडर्स को मद्रास का गवर्नर बनाया जाता है। उस समय जो है बंगाल का गवर्नर वो था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। तो इसने कर्नाटक में मोहम्मद अली, जो अनवरुद्दीन का पुत्र है, की सहायता के लिए एक सेना चित्रानपल्ली की तरफ भेज देता है। फ्रांसीसियों ने भी एक सेना चित्रानपल्ली के तरफ भेज दी थी। इस वजह से इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव इसमें क्या करता है, सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर आक्रमण करने की सलाह देता है, जो 1751 में विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरकाट का घेरा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये किसके द्वारा घेरा गया था, रॉबर्ट क्लाइव और सैंडर्स के बीच, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसको विजय प्राप्त करते हैं 1751 में। यहाँ पे आप इमेज देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव की इमेज है, पोर्ट्रेट, और यहाँ पे भी मोहम्मद अली का इमेज है। और यहाँ देख रहे हैं आप लोग आरकाट का घेरा का भी फोटो दिया गया है। आरकाट पर जीत हासिल करने के बाद चांद साहब को पराजित करके चित्रानपल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। उसमें जो है चांद साहब को पराजित करते हैं और चित्रानपल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। मोहम्मद अली को कर्नाटक कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया जाता है। फ्रांस की सरकार डुप्ले से तंग आ गई थी। अब डुप्ले जो था भारतीय राज्यों में काफी ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा था उनके फैसलों में। तो इस और लगातार जो अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहा था, इसे जो है फ्रांस की सरकार जो काफी घाटे में चल हो रहा था, इस वजह से उसको वापस अपने फ्रांस में बुला लेते हैं। यहाँ सबसे भारी मिस्टेक ये होता है कि डुप्ले अगर रहता तो अंग्रेज इस तरह से मजबूत नहीं रहते, लेकिन डुप्ले को वापस बुलाने से फ्रांस से जो है काफी कमजोर हो गया था भारत में। अब इनके बीच जो है एक संधि होती है 1755 में। इस संधि का नाम है पांडिचेरी की संधि। इन इन दोनों के बीच में क्या होता है कि अब ये भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का संधि करते हैं, सदा एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस प्राप्त कर लेते हैं। इसमें देखा जाए तो एक तरह से अंग्रेजों की विजय होती है, ठीक है। कुछ खास हासिल नहीं होता दोनों को, लेकिन अंग्रेजों की विजय मानी जाती है इसमें। अगर आपको ज़्यादा कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा हो, कौन कहाँ पे युद्ध हो रहा था, किस तरह से संबंध संबंध है,
तो ये मैंने यहाँ पर दोनों जगहों को थोड़ा सा अलग कर दिया है। अगर हैदराबाद देखेंगे, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। उनके दो पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग होते हैं। मुजफ्फर जंग का साथ जो है फ्रांसीसियों को मिलता है। मुजफ्फर जंग को नवाब जो उसमें मुगल के जो बादशाह थे उसको हैदराबाद का निजाम घोषित करते हैं, नवाब घोषित करते हैं और ये नवाब बनता है। लेकिन इस बात से नासिर जंग जो है विरोध करता है और अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और मुजफ्फर जंग पर आक्रमण करने की नीति बनाता है। तो फ्रांसीसी जो है मुजफ्फर जंग की तरफ से जाते हैं और इन दोनों के बीच युद्ध होता है। नासिर जंग जो है मुजफ्फर जंग को बंदी बना लेता है, लेकिन इसी बीच क्या करता जो है डुप्ले अपनी कूटनीति का उपयोग करके नासिर जंग के जो सेनापति हैं या मुख्य जो सेनाधिकारी हैं उनको खरीद लेता है और इसकी नासिर जंग की हत्या करवा देता है। ठीक है, तो नासिर जंग का जो भाई है सहलावत जंग उसको जो है नवाब बना दिया जाता है। इस समय जो है सहलावत जो है इसे फ्रांसीसियों की मदद से बनता है, ना कि अंग्रेजों की मदद से। ठीक है, आगे जाकर सहलावत जो है अंग्रेजों को सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी जो है फ्रांसीसियों की मदद से यहाँ पर नवाब बन जाता है। कर्नाटक में क्या स्थिति रहती है? कर्नाटक में दो व्यक्ति हैं, एक है अनवरुद्दीन और दूसरा है चंदा साहब। चंदा साहब जो है वहाँ के कर्नाटक के पूर्व नवाब दोस्त अली खां के दामाद होते हैं। इस वजह से जो है कर्नाटक का नवाब बनना चाहता है और अनवरुद्दीन जो है इसको नवाब जो है मुगल के शासक के द्वारा बनाई जाती है। अनवरुद्दीन को अंग्रेजों का सपोर्ट मिलता है और चंदा साहब को फ्रांसीसी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली है। अनवरुद्दीन की हत्या हो जाती है, आपने देखा था वहां पर। ठीक है, फ्रांसीसियों के द्वारा जब युद्ध होती है तो यहाँ पर हत्या होती है अनवरुद्दीन की और मोहम्मद अली भाग जाता है। और यहाँ पर आप देखें चंदा साहब का पुत्र होता है रजा खां। और अर्काट का घेरा जब होता है तो उस समय कौन होता है वहां पर? रजा खां होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 और 1700 से लेकर 1763 के बीच में लड़ा था। जैसा कि आपने पहले कर्नाटक युद्ध में देखा था, उसका बैकग्राउंड जो है पृष्ठभूमि यूरोप में हुई थी। तो ठीक उसी प्रकार तीसरे युद्ध की जो है बैकग्राउंड है वो भी यूरोप में होती है और वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। अब जो अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप में लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भारत में भी लड़ेंगे। तो फ्रांसीसी क्या करते हैं, एक सेनापति जो है काउंटर डी लाली को भारत में भेजते हैं और उसके साथ एक विशाल सेना भी भेजते हैं। लेकिन काउंटर डी लाली आता उसके पहले अंग्रेज की स्थिति क्या थी कि 1757 में ही अंग्रेज जो है बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आपको याद अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो 1757 में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होती है बंगाल में। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पे 1757 में रॉबर्ट क्लाई क्या करता है, फ्रांसीसी बस्ती है चंद्रनगर, बंगाल में जो है एक बस्ती है चंद्रनगर, वहां पर कब्जा कर देता है। 1758 में लाली जब आता है भारत में तो उसने आते ही अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर हमला करता है और उसका घेरा डालकर कब्जा कर लेता है। फिर तंजावुर पे भी घेरा डालता है, लेकिन इसको कुछ हाथ नहीं लगता है। मद्रास पे भी घेरा डालने की कोशिश करता है। जैसा कि पता है मद्रास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है अंग्रेजों की। यहाँ पे इनकी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, किलेबंदी इसको किए, पूरे मद्रास को इन्होंने किलेबंदी किया था। तो यहाँ पे भी आक्रमण करते हैं। लाली जो है यहाँ पे भी आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। मैप में अगर आप लोग देखें उस समय के, वो यहाँ पे देख रहे हैं निजाम यहाँ पे है। ठीक है, ये एरिया जो है देख रहे हैं आप लोग कर्नाटक का है। ठीक है, यहाँ पे आप मैसूर देख रहे हैं, मैसूर हम आगे पढ़ेंगे अभी। मद्रास जो यहीं पे है। ठीक है, पांडिचेरी यहाँ पे है, तंजौर यहाँ पे है और चंद्रनगर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का ये वाला जो एरिया है। ठीक है, वांडी बस का युद्ध लड़ा जाता है 1759 में, कहीं कहीं पर 1760 भी लिखा मिलता है। तो एग्जाम में जो भी है आप लोग अच्छे से देख लेंगे इसको।
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है सर आयट कुट कर रहे थे। फ्रांसीसियों को लाली कर रहा था, ठीक है। और इस युद्ध में, वाडिवास के युद्ध में, जो फ्रांसीसी बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं। इस युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसी का मनोबल जो है काफी टूट जाता है और काफी कमजोर पाते हैं अपने आप को। इस बीच में जो है 1763 में एक संधि होती है यूरोप में। आपको जैसे पता है सप्तवर्षीय युद्ध लड़ रहे हैं यूरोप में, तो 1763 में एक संधि होती है जिसका नाम है पेरिस की संधि। तो भारत में भी यही संधि लागू होती है और इसके तहत जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त होता है। इस संधि के अनुसार पांडिचेरी और चंद्रनगर फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया जाता है, लेकिन बदले में एक बहुत ही बड़ी चीज रखी जाती है सर, कि फ्रांसीसी अब भारत में सेना ही नहीं रख सकते थे। आप देख रहे हैं अंग्रेज काफी इतने स्ट्रांग हो गए थे अब यहाँ पर भारत में। अब इनका वर्चस्व इस तरह से बढ़ गया था, उन्होंने फ्रांसीसियों को भारत में सेना रखने के लिए ही नाम मंजूर कर दिया था, ठीक है। तो अब फ्रांसीसियों के लिए अब दो ही चीज रह गया था, व्यापार और अपने धर्म का प्रचार, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। बस इतने तक ही सीमित रह गए थे। वांडीवास का युद्ध जो है, अगर लोकेशन आप देखना चाहें तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वांडीवास है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। पीडीएफ जो है जरूर से डाउनलोड करें, क्योंकि मैंने जितने भी मैप दिखाए हैं, ये वीडियो में देखेंगे तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग इसको अगर पीडीएफ में देखेंगे तो बहुत ही क्लियर दिखेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें आप लोग, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से एक बार ज्वाइन करें आगे की क्लास के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।